स्वागत करता हूं आप सभी को। तो आज का वीडियो होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड जो कि थर्ड ईयर का है। उसमें जो है हम दो प्रश्न लेकर आए हैं और दोनों प्रश्न जो है आपके शॉर्ट में पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी साल। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक को अपने। तो आज आपका यह तीसरा वीडियो है। ओके, आज आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है थर्ड है। इसका आपका जो है कि कौन सा वीडियो है, तीसरा वीडियो है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ओके, दो प्रश्न शामिल किए हैं। दोनों प्रश्न का हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगा। आप पहले एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए कि इसके अंदर पीडीएफ में क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके, क्योंकि अगर आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर आपको जो है पीडीएफ कितना भी डाउनलोड करके मोबाइल में आप जमा करते रहिएगा, आपको फिर वही होगा कि किताब पढ़े चाहे पीडीएफ पढ़े, बात वही होता है। लेकिन वीडियो को एक बार आप समझ लीजिएगा तो आपको जो है बहुत ही नॉलेज हो जाएगा और आराम से कभी भी पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, नौकरी में रहते हुए शिक्षा को समझाएं। साथियों, 5 नंबर में आपसे बार बार पूछा गया प्रश्न है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में कि डिस्क्राइब इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन बहुत बार पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि नौकरी में रहते हुए शिक्षा, इसका क्या होता है अर्थ, इससे समझाना है। या सेवारत शिक्षा से क्या समझते हैं। एक तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया ऊपर था, या इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ठीक है। इसको सेवारत शिक्षा से आप क्या समझते हैं कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका डिफिनीसन बता चुका हूं। जो लोग डिफिनीसन वाले वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि सेवा में शिक्षा से क्या मतलब होता है, क्या समझते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नहीं समझे होंगे, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सेवारत शिक्षा इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है। साथियों, सेवा में कार्यरत व्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करना ही सेवारत शिक्षा कहलाता है। जैसे मानिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, जैसे आप नर्स हैं, ठीक है, और आपको मन हुआ कि हमें अभी जीएनएम पर ही जॉब हुआ है, हमें आगे के जो है जॉब करना है, तो आप अपनी नौकरी में रहते हुए आप शिक्षा लेना चाहते हैं। और नौकरी होने के बाद जब आप चाहते हैं कि हमें और आगे का कोर्स करना है, पढ़ाई करना है, तो उस नौकरी पीरियड में आप जो शिक्षा लेना चाहते हैं और जो शिक्षा ग्रहण करते हैं नौकरी के रहते हुए, तो उसी को हम लोग सेवा में कार्यरत व्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करना ही सेवारत शिक्षा कहलाता है, इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है, ठीक है। सेवा में मतलब नौकरी में कार्यरत व्यक्ति द्वारा, समझ गए ना, शिक्षा ग्रहण करना ही सेवारत शिक्षा कहलाता है, इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है। ओके, सेवारत शिक्षा से ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है। अब मान गए आप जीएनएम करके गए हैं, जॉब हो गया आपको सरकारी, आपको मन है कि हम बीएससी नर्सिंग करें, तो उसका प्रोसेस होता है, आप कर सकते हैं। सेवा में रहते हुए आप जो है पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इससे होता यह है कि आपको जो है और ज्ञान में जो है बढ़ोतरी होता है, निरंतर बढ़ता रहता है ज्ञान। चिकित्सीय क्षेत्र में आने वाली नई तकनीकों से परिचित होता है। और जो आप आगे का ज्ञान लेंगे, पढ़ाई करेंगे, उससे होगा क्या कि आपके अंदर ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो चिकित्सीय क्षेत्र में आने वाला जो तकनीकी होता है नए नए, उसके बारे में भी जानकारी मिलता है। वह नर्स की कार्य क्षमता में सुधार होता है। वह इसके आगे शिक्षा लेने से होता यह है कि नर्स के जो कार्य क्षमता होता है उसमें सुधार भी आता है। तो यही जो है आपका होता है सेवारत शिक्षा, यानी इन सर्विस एजुकेशन, यानी नौकरी करते हुए शिक्षा लेना। समझ गए। चलिए, अब सेवारत शिक्षा की कौन कौन सी विधि होती है। मेथड ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, सेवा में रहते हुए कितने विधि से आप जो है शिक्षा ले सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, विभिन्न कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा, या तो आप जो है विभिन्न जो कार्यशाला का आयोजन किया जाता है उसके द्वारा ले सकते हैं शिक्षा, या नर्सिंग काउंसिल द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं या सेमिनार, मतलब जो नर्सिंग काउंसिल, विभिन्न नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो है आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो है क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, और सेमिनार लगाया जाता है जिससे स्टूडेंट को या काम करने वाला अपना रिवीजन उसमें ले सकते हैं। ओके, अस्पताल की लाइब्रेरी में नवीनतम पुस्तकों द्वारा, या जिस अस्पताल में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ पे नए नए बुक है, उस बुक को पढ़ के आप जो है नए नए शिक्षा जो है ग्रहण कर सकते हैं, तकनीकों के बारे में जान सकते हैं। तो यही जो है विधि होता है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं नौकरी करते हुए। समझ रहे हैं ना।
बाकी आप लोग जानते हैं कि जब सरकारी जॉब होता है तो आप आगे के पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टडी लीव मिलता है, जहाँ पे आपको नौकरी तो रहेगा बट पैसा एक भी नहीं मिलता है। शायद ऐसे ही कुछ प्रोसेस होता है, जब आपको सरकारी नौकरी नर्स वगैरह आप बन जाएंगे तो स्टडी लीव मिलता है पढ़ने के लिए, जहाँ पे आपको वेतन नहीं मिलेगा, आप नौकरी रहेगा। जब भी आप पढ़ाई ख़त्म करके आएंगे तो आपको नौकरी तो रहेगा, लेकिन उस दौरान आपको पैसा नहीं मिलता है। ये चीज़ें शायद होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, ये विधि समझ गए कि किन किन विधि से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं काम करते हुए। अब यहाँ पे सेवारत शिक्षा का उद्देश्य मतलब एम्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, मतलब काम करते हुए, नौकरी करते हुए शिक्षा लेने का क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है, यानी क्या इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, देखिए, नर्स की कार्यशैली की गुणवत्ता के स्तर को उच्च बनाना। अब कोई व्यक्ति जो है काम करते हुए, जॉब करते हुए आगे का शिक्षा प्राप्त क्यों चाहता है? इसीलिए चाहता है ताकि उसका जो काम करने का जो गुणवत्ता है उसमें वो जो है और ज़्यादा ऊंचाई हो, स्तर ऊंचा हो। ठीक है ना। ये है नर्स के नवीनतम तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना। अब नर्स का जो तकनीकी ज्ञान है, टेक्निकल ज्ञान है, उसमें और ज़्यादा जो है मॉडर्नाइजेशन लाना, नवीनतम लाना। ठीक है। नर्स के सेवारत शिक्षा हासिल करने से नई तकनीकों का हस्तांतरण जूनियर नर्स व अन्य कर्मचारी को आगे होता है। ठीक है। अब इसमें होता यह है कि जो नर्स होते हैं, मतलब जो आपको अगर आपको स्टेट में जॉब हो गया नर्स में, एज ए नर्स, अब आके नर्स जॉब हो गया, कुछ दिन के बाद आपका मन बना कि हम जीएनएम ही किए हुए हैं, हमको अब पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना है, तो आप आगे शिक्षा लेने जाएंगे तो क्या होगा, उससे आपके अंदर नए कौशल, नए तकनीक तो आएगा ही आएगा, मॉडर्न तकनीकी से लैस आप होंगे ही होंगे। साथ में जो आपके जूनियर नर्स होंगे या जो अन्य कर्मचारी होंगे, तो वो जो नई नई तकनीक होता है वह उनको भी आप बता पाएंगे इनके बारे में, समझ गए ना। चूँकि आप सीख कर आएंगे तो उनको बताएंगे ही, समझ रहे हैं। चलिए, चौथा देखिए, कार्यस्थल पर उपलब्ध शिक्षा उपकरणों व सामग्री का लाभ उठाना। अब जब आप उच्च शिक्षा लेने जाएंगे, लेकर आएंगे, तो जो भी कार्यस्थल जहां आप करेंगे, काम करेंगे, वहां पे जो भी उपकरण, जो भी सामग्री है, उसका आप अच्छे से जो है लाभ ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का कोई अंत नहीं होता है, आप कहीं भी कभी भी ले सकते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से देख लीजिए, यह 4-5 पॉइंटें हैं जो सेवा में होते हुए शिक्षा लेने का क्या उद्देश्य हो सकता है। 4 पॉइंटें लिखा गया है। आप चाहें तो इसमें और सारे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जॉब में है, सरकारी जॉब में है, और वह आगे का शिक्षा ले रहा है तो उसका क्या मकसद हो सकता है, तो इसमें आप और सारा पॉइंट को ऐड अपने से कर सकते हैं। बाकी मैं 4 पॉइंट आपको बता दिया हूँ। इसका इंग्लिश यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप लोग के सामने यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो इन सर्विस का हम आपको लक्ष्य भी बता दिए, विधि भी बता दिए कि कौन कौन विधि से आप कर सकते हैं, समझ गए। और साथ में मैं आपको क्या बताया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपको क्वेश्चंस भी जो है मैं आपको सेवारत ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है कि व्यावसायिक रोगों की रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। व्यावसायिक रोग मतलब कहा जाए कि जो काम करने से जो रोग होता है, जैसे ईंट भट्ठा में काम करने से भी रोग होता है, ठीक है, कल कारखाने में काम करने से रोग होता है, बड़े बड़े पत्थर जो है तोड़ने में, समझ गए ना, पहाड़ी इलाकों में काम करने में, पथरीला पत्थर को तोड़ने में जो काम करता है उसमें भी जो है क्या होता है, उसमें भी रोग उत्पन्न होता है। अब रोग उत्पन्न कैसे होता है, तो जैसे जो पत्थर तोड़ेगा, पत्थर तोड़ने से उसका डस्ट निकलता है, उस डस्ट जो है शरीर के अंदर जाएगा, और शरीर के अंदर जाएगा तो श्वास नली को जाम करेगा, श्वसन से संबंधित रोग होगा। उसी प्रकार से कल कारखाने में काम करेगा तो हो सकता है कल कारखाने का जो तत्व है वह बॉडी में प्रवेश करेगा श्वास के द्वारा, और वह रोग उत्पन्न कर सकता है, समझ गए ना। उसी प्रकार से अन्य तरीक़ों से जो है अन्य व्यावसायिक रोग होता है। व्यावसायिक मतलब आप काम करते हुए रोग का शिकार हो रहे हैं, समझ गए ना, तो यही जो है आपका व्यावसायिक रोग होता है। चलिए हम बताते हैं। तो उसी व्यावसायिक रोग के रोकथाम के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, इसको हमको लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब एक व्यावसायिक जो है रोग को कैसे बचाव किया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे, अब जो व्यावसायिक रोग है इसको
रोकथाम करने का अनेक उपाय है। कौन कौन से उपाय हैं, चलिए मैं देखता हूँ। साथियों, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पहला जो पॉइंट है, नियुक्ति पूर्व निरीक्षण। मतलब व्यावसायिक रोग को अगर आपको रोकना है तो किसी व्यक्ति को आपको जिसको हमें काम पर देना है उसको जो है हमें क्या करना होगा कि पहले इसको काम देने से पहले इसका निरीक्षण करवाया जाए, इसका जो है परीक्षण करवाया जाए, मतलब टेस्ट करवाया जाए। ठीक है ना। देखिए, किसी भी श्रमिक व कार्मिक को व्यवसाय में नियुक्ति देने से पूर्व परीक्षण करना चाहिए कि वह उस व्यवसाय के योग्य है या नहीं। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उपयुक्त कार्य में लगाना है। आप लोग देखते होइएगा कि आप कोई भी जॉब में जाते हैं तो आपको फिटनेस टेस्ट कराया जाता है, मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। क्यों कराया जाता है कि आप जो है इसमें आने के बाद कहीं तुरंत रोग से तो ग्रसित नहीं हो गए, पहले से कोई रोग तो नहीं है। क्योंकि पहले से रोग होगा और इस विभाग में आने के बाद और ज़्यादा रोग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप विभाग के लिए सही से काम नहीं कर पाएंगे और आप बोझ के तरह रहेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए टेस्ट सब कराया जाता है, फिटिंग टेस्ट होता है। इसी टेस्ट को अगर आपको किसी ऑफिस सैनिक वगैरह में जाना है तो यह टेस्ट एकदम कड़क टेस्ट होता है। थोड़ा भी अगर आपके स्वास्थ्य में दिक्कत लगेगा तो आपको हटा देता है। क्यों हटा देता है? क्योंकि वहाँ पे एकदम फिट व्यक्ति चाहिए। लेकिन बात किया जाए कोई ऑफिशियल अगर जॉब निकलता है, नॉन मिलिट्रियल कहीं डिपार्टमेंट में जॉब निकलता है तो वहाँ पे अगर हल्का फल्का आपको दिक्कत भी रहता है, नॉर्मली चेकअप होता है। समझ गए ना। तो यही चेक इसीलिए किया जाता है नियुक्ति से पूर्व, ताकि एक योग्य व्यक्ति को योग्य काम मिल सके, ताकि वह अच्छे से काम को अपने कर सके और उसको जो है अपने क्षमता के अनुसार कार्य को करने में अच्छा हो और बेहतर ढंग से कर सके। इसीलिए नियुक्ति से पूर्व परीक्षण करना जरूरी है, ताकि एक अच्छे व्यक्ति को लगाएंगे, एक रोग से ग्रसित व्यक्ति को जो है जॉब पर नहीं लगाएंगे। इसलिए यह परीक्षण नियुक्ति से पूर्व किया जाता है, जिससे हम बीमारी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, व्यावसायिक बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। समझ गए। चलिए दूसरा देखिएगा, व्यावसायिक कार्य परीक्षण। व्यावसायिक कार्य परीक्षण का मतलब होता है कि देखिएगा, व्यक्ति को जिस कार्य के लिए चयनित किया जाए उसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। ठीक है। व्यावसायिक कार्य प्रशिक्षण का मतलब है कि जो भी व्यक्ति को, जैसे डिपार्टमेंट में सबको, किसी को अगर प्यून का नौकरी मिला तो उसे प्यून का प्रशिक्षण देना कि प्यून का क्या काम है। किसी को अगर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है तो उसको सिक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना कि आपको क्या काम करना है, क्या क्या करना है। ठीक है ना। तो यानी सबको अपने अपने व्यवसाय का प्रशिक्षण देना ताकि वह बेहतर ढंग से अपने काम को आगे कर सके। यानी व्यावसायिक कार्य प्रशिक्षण इसीलिए होता है, ठीक है ना। व्यावसायिक कार्य परीक्षण इसीलिए होता है कि जो भी व्यक्ति हो वह अपने काम को बेहतर ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे जो है एक योग्य अभ्यर्थी का पता चलता है। जैसे आपसे अगर क्लर्क का बहाली मांगता है तो क्लर्क में ज़्यादातर में कहता है कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है ना, टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए, ऐसा होता है ना। क्यों कहता है? और टाइपिंग का टेस्ट भी करवा के दिखवाता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि आप जो काम को खोज रहा है, जो व्यवसाय को खोज रहा है कि ये कंप्यूटर वाला और टाइपिंग वाला चाहिए, तो अगर ऐसे में वो टाइपिंग टेस्ट नहीं लेगा तो वहाँ पे तो नॉर्मल व्यक्ति भी सेलेक्ट हो जाएगा। जिसको टाइपिंग आता है वो भी होगा, हो सकता है, जिसको टाइपिंग नहीं आता है वो भी जो है सेलेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में बाद में जिसको टाइपिंग नहीं आता है और उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो वो अपने काम को नहीं कर पाएगा, जिससे प्रॉब्लम होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यवसाय में किसी को, अगर समझ रहे हैं ना चीज़ को, कि अगर किसी को व्यवसाय में चयनित किया जाता है तो उसका परीक्षण किया जाता है उसके कार्य को। समझ गए। यही जो है आपको जो है चीज़ें दिया गया है। तीसरा है यहाँ पे कार्यकाल में स्वास्थ्य आकलन। ठीक है। व्यावसायिक कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से स्वास्थ्य आकलन किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के रोग का निदान किया जा सके। समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण करें, जैसे रक्त जांच, आँख जांच आदि जांच। अब आप लोग देखते होइएगा जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, ठीक है ना, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, देखते होइएगा कि उस कंपनी का सभी जो लेबर होते हैं वह जो है हमेशा समय समय पर अपने मेडिकल चेकअप कराते रहते हैं, या फिर कंपनी ही जो है अपने कंपनी में बुलाकर और मेडिकल टीम बुलाकर और कंपनी जो है टेस्ट वगैरह सभी कर्मचारी का करवा देती है कंपनी ही। क्यों? क्योंकि ताकि जो भी हमारे कर्मचारी इस कंपनी में काम कर रहा है उनके स्वास्थ्य का आकलन किया जा सके समय समय पर, और अगर कोई दिक्कत होगा तो उसका निदान और
उपचार हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, समझ गए ना। इसलिए कैंप लगाकर रक्त परीक्षण, आँख परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण सब चीज़ कर्मचारी का करवाया जाता है, समझ गए चीज़ को। तो यही है कार्यकाल में स्वास्थ्य आकलन, मतलब काम के दौरान जॉब पीरियड में स्वास्थ्य आकलन जो है ज़रूरी है, समझ गए, एक स्वास्थ्य में एक जो है रोगों को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा चिकित्सीय उपचार। चिकित्सीय उपचार का मतलब होता है कि किसी प्रकार के रोग निदान होने पर पर्याप्त चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक व्यवसायिक जो है एक व्यवसायी में काम करने में जो रोग को रोकथाम है उसमें एक उपाय ये भी है कि चिकित्सीय उपचार होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अगर किसी रोग के लिए पर्याप्त मात्रा में चिकित्सीय उपचार नहीं उपलब्ध है तो फिर जो है वहाँ पे क्या होगा, दिक्कत होगा, समझ गए ना चीज़ को। तो फिर रोग निदान वहाँ पे असंभव हो जाएगा। इसलिए चिकित्सीय उपचार ज़रूरी होता है एक अच्छे जो है, समझ रहे ना चीज़ को। चलिए नेक्स्ट है 5वां में स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब होता है कि जितने भी एक कंपनी में मानिए लेबर काम कर रहा है, कर्मचारी काम कर रहा है, तो सभी को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपने आप को रोग व दुर्घटना से बचा जा सके। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय में बहुत सारे कल कारखाने वाले जहाँ पे फैक्ट्री है, कंपनी है, वहाँ पे देखते होइएगा आए दिन कि जो लोहा वाला कंपनी में रड गिर जाने से 4 आदमी का मृत्यु हो गया, ठीक है ना। बॉयलर फटने से इतना व्यक्ति का मृत्यु हो गया कंपनी में। तो ये सब क्या है, एक व्यावसायिक दुर्घटना ही है, एक व्यावसायिक रोग ही होता है जिसको रोकथाम आप जो है स्वास्थ्य शिक्षा देकर कर सकते हैं। कि बताया जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा में कि अपने आप को रोग और दुर्घटना से कैसे बचाया जाना चाहिए। तो यह स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट है 6 नंबर का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, यानी प्रत्येक उद्योग और व्यवसाय को अपने कर्मचारियों का कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत जो है पंजीकृत कराना चाहिए ताकि वह स्वयं व अपने परिवार को सरकार द्वारा ESI अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्राप्त कर सके। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि सबका जो भी लिमिटेड कंपनी में या प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है तो उसका एक ESI कार्ड होता है, समझ गए ना। इसके तहत होता है कि जो भी कंपनी है वो कंपनी अपने कर्मचारी को ESI जो है प्रोवाइड करती है, समझ गए, राज्य बीमा के अंतर्गत जो है पंजीकृत करवाती है। जिससे होता यह है कि काम करने वाले जो भी व्यक्ति है वह अपने परिवार को सरकार द्वारा जो ESI अस्पताल है वहाँ पे निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा ले सकता है। तो यही जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत जो है आवश्यक होनी चाहिए। छठा पॉइंट। 7वां पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा सुरक्षात्मक वातावरण। सुरक्षात्मक वातावरण के मतलब है कि प्रत्येक उद्योग या व्यवसाय में कर्मचारी को सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही बातें हैं। सुरक्षात्मक अगर वातावरण नहीं रहेगा तो वहाँ पे हो सकता है शॉर्ट सर्किट लग सकता है, मशीन के कवर फट सकता है, ठीक है, आग से नहीं बचा जा सकता है, अग्निशामक यंत्र जो है ये सब जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। मतलब सीधा समझिए कि एक ऐसा वातावरण वहाँ पे तैयार करना चाहिए किसी भी कंपनी या किसी भी व्यवसाय में जहाँ पे काम कर रहे हैं जो भी कर्मचारी है उसको सुरक्षा मिले, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके उस वातावरण में। जैसे शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए, ठीक है, काम करना चाहिए कंपनी को। मशीनों के कवर को सही से लगे होना चाहिए ताकि उसके संपर्क में कर्मचारी ना आए। आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में निकासी द्वार होना चाहिए ताकि कोई अगर ऐसा दुर्घटना हो तो लोग जल्दी से जल्दी जो है भाग सके निकासी द्वार के द्वारा। तो ये सब सुरक्षात्मक वातावरण होना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हैं। चलिए 8वां देखिएगा प्राथमिक चिकित्सा कक्ष। अब सभी कंपनी सभी व्यवसाय में अपने अपने एक जो है एक फर्स्ट एड जो है ट्रीटमेंट कक्ष रखना चाहिए जहां पे सभी प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो भी सामग्री होती है सभी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने पर कर्मचारी को तुरंत जो है फर्स्ट एड देकर उसकी जान बचाई जा सके, समझ रहे हैं। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा कक्ष होना बहुत ज़रूरी है।
समझ रहे हैं। 9वां यहाँ पे देखिएगा आप लोग, और आखिरी है इंडियन फैक्ट्रीज अधिनियम। इंडियन फैक्ट्रीज अधिनियम का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यवसाय व उद्योग को इंडियन फैक्ट्री अधिनियम अथवा अन्य राजकीय व केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही व्यवसाय को स्थापित करना चाहिए, उनके नियमों व कानूनों को पालन करना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि फैक्ट्री इंडियन फैक्ट्री अधिनियम है। अब इस अधिनियम के तहत जो है होता यह है कि जितने भी राज्य और केंद्र में जो भी नियम है उस सभी नियम को व्यवसाय को जो है चालू करना चाहिए। नियम के तहत ही कोई भी कंपनी है उस कंपनी को फैक्ट्री अधिनियम को मानना चाहिए, पालन करना चाहिए और उसी के तहत अपना उद्योग और व्यवसाय को शुरू करना चाहिए। इससे होगा ये कि अगर वो नियम कानून को पालन करेगा तो जो मापदंड रखा गया है कानून में कि व्यवसाय और कंपनी खोलने के लिए, उस मापदंड के तहत ही वह कंपनी और व्यवसाय शुरू करेगा तो लोगों को भी इससे सुरक्षा हो पाएगा। समझ गए। तो यही जो है चीज़ें इंडियन फैक्ट्रीज अधिनियम होता है। समझ गए। इसमें बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं इस अधिनियम में, जिसमें कर्मचारियों से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड हर एक बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं। तो ये आपका 9 हो गया। और इस प्रकार से आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है और ऊपर में हिंदी था। आप लोग इसको पढ़िए और ध्यान से पढ़िएगा तो आप चीज़ों को आसानी से कर लीजिएगा। इसमें 9 ही पॉइंट है। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन क्या था आपका। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन यही था कि व्यावसायिक रोगों की रोकथाम के क्या क्या उपाय है, मतलब ऑक्यूपेशनल डिजीज को प्रिवेंशन करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो 9 उपाय हैं। नियुक्ति से पूर्व परीक्षण करना चाहिए, व्यावसायिक कार्य का परीक्षण करना चाहिए, कार्यकाल में स्वास्थ्य का आकलन करना चाहिए, चिकित्सीय उपचार होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए एंड सुरक्षात्मक वातावरण होनी चाहिए। और नेक्स्ट है 8वां प्राथमिक चिकित्सा कक्ष होनी चाहिए। और 9वां है इंडियन फैक्ट्रीज अधिनियम जो है सभी कंपनी सभी व्यवसाय को मानना चाहिए। और इस यही 9 पॉइंट जो है आपको ऑक्यूपेशनल डिजीज को रोकथाम करने का उपाय है, व्यावसायिक रोगों को जो है रोकथाम करने का सबसे जो है बेहद बड़ा उपाय है। तो यही जो है आपके 5 नंबर में पूछा गया है बहुत बार, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे CHN आपका 2 का जो है यहाँ पे तीसरा वीडियो समाप्त होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ठीक है। इन सर्विस एजुकेशन और रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।